कोहली सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आपके कई सारे टिप्स और दर्शकों के सवाल और आपके जवाब लूं। इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में कुछ खास रहने वाला है। कोहली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वन टाइम रिलैक्सेशन का फायदा उठाना तो टैक्स पेयर्स को क्या करना होगा? जी हाँ लक्ष्मण, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और वो सोचते हैं रिटर्न फाइल कर दी बस काम हो गया, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगी, बल्कि एक समय के बाद तो ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, 28 फरवरी का टाइम दिया गया है। 28 दिसंबर 2021 में एक सर्कुलर निकाला गया जिसके माध्यम से ये बताया गया कि जिन लोगों ने अपनी 19-20 की, ध्यान दें, फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं करी है, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है। 28 फरवरी तक आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के तरीके आप जानते ही हैं, सब दर्शक जानते हैं, करते रहते हैं। ITR भी आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, आधार OTP के थ्रू, जो तमाम मेथड्स हैं जिसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते रहते हैं, आपको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो लॉ ये कहता है कि 120 दिन तक अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न फाइल हुई नहीं मानी जाएगी। तो अभी जो इस साल की फाइल की है उसके लिए तो 31 मार्च तक समय है, क्योंकि 120 दिन का समय मिलता है लक्ष्मण। पर जो पिछले साल के रिटर्न है उसके लिए ये मौका एक हाथ में आया है। तो लोग लक्ष्मण, हमारे पास सवाल आते हैं कि हमारा रिफंड नहीं आया या हमने रिफंड बहुत सारा अप्लाई किया था, वो ये एक रीजन होता है उसका। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप रिटर्न फाइल की प्रक्रिया को पूरी नहीं किए तो फिर आप रिफंड के इंतजार में बैठे रहते हैं और मान के चलते हैं कि हमने रिटर्न तो फाइल कर दिया, अब रिफंड आना चाहिए, नहीं आता है। और कोहली साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। लेकिन मान लिया जो 28 फरवरी की समय सीमा है, उस समय सीमा में भी कोई रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाता है, या फिर अभी जो रिटर्न फाइल किया गया उसको वेरीफाई नहीं कर पाते 120 दिन में, तो क्या कोई प्रावधान है कि पेनल्टी दे करके या फिर कुछ आप अलग से चार्ज दे करके वेरीफाई कर सकते? कोई विंडो खुला रहता है? लक्ष्मण, अगर विंडो खुला होता तो ये सर्कुलर ना आया होता। कोई विंडो नहीं खुला होता। आपकी रिटर्न नॉन फाइल्ड मानी जाएगी। आपने इतनी मेहनत करी, फाइल करी, सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि वेरीफाई, और ये वेरिफिकेशन का प्रोसीजर लक्ष्मण बड़े लॉजिक से दिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई मिसयूज करके आपका लॉगिन आईडी लेके फाइल कर देता है, तो आपकी जगह कोई और फाइल कर देता है अनऑथेंटिकेटेड तरीके से। इसलिए ये वेरिफिकेशन का प्रावधान किया हुआ। बहुत सारे लोग पूछते हैं वेरिफिकेशन की जरूरत ही क्या है, तो साहब ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरिफिकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा आपके पोर्टल का, आपके लॉगिन का फायदा ना उठा ले। तो वेरीफाई नहीं लक्ष्मण, अगर मैं सीधा जवाब दूं आपके सवाल का, अगर आप नहीं कर पाते हैं अभी तक कोई पेनल्टी ऐसा नहीं है, आपकी बस रिटर्न नहीं फाइल की हुई मानी जाएगी। चलो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर है मुंबई से S महादेवन साहब, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महादेवन साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। मैं बराबर उसको देखता हूँ। मेरा सवाल ये है जी कि साहब, मैं मुंबई में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूँ पिछले 50 साल से। अच्छा। और मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रीडेवलप में गया है, ये जो है 2019 जनवरी में। अच्छा, ये जो है मुझे पोसेशन ऑफ द फ्लैट मिला है मुझे जनवरी 2022 में, जैसे पिछला महीना। अच्छा, मैं ये नया फ्लैट को साहब मैं बेचना चाहता हूँ। अच्छा जी। आप बताइए मुझे कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मुझे 1980 से 1975 से माना जाएगा, या मुझे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है मुझे जो जनवरी 2019 में जो 2019 में मिला उससे कैलकुलेट किया जाएगा, या मेरा जो है जनवरी 2022 में मुझे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो मिला है तो उससे माना जाएगा वो डेट ऑफ सेल तक। अगर ये पहला मेरा प्रश्न है सर। और इसी का एक छोटा सा जुड़ा हुआ साहब, ये जो है ये नया घर में जो है अभी जो रीडेवलप फ्लैट जो है उसमें जो है मैंने कुछ फर्नीचर फिक्सर वगैरह लगा रखा, जैसा कि किचन में जो वो किचन का कुछ काम किया है, कैबिनेट्स वगैरह किया, घर में पंखे, AC और ये फैंस, पंखे वगैरह सब लगाए। ये कॉस्ट ऑफ फ्लैट में जोड़ा जाएगा
या कैसा है? बिल्कुल, दोनों सवाल तीसरा आपके, ऐसा- दोनों सवाल पहले जवाब ले लेते हैं, फिर तीसरे सवाल का भी जवाब आपसे लेंगे। आप फोन लाइन पे बने रहिए। महादेवन साहब, पहली बात तो बड़ी खुशी की बात है, आपका नया नया फ्लैट निकल गया और आप बेच के, मैं उम्मीद करता हूं कुछ प्रॉफिट भी होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आपने जिक्र किया है, क्योंकि 50 साल पुराना है महादेवन साहब, तो इसमें 1/4/2001 की पहली बात तो बेस वैल्यू ली जाएगी, तो आपको 1/4/2001 का इसका वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। उसके ऊपर इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा और वहां से इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप ध्यान दें, और आपने अगर क्योंकि खर्च नहीं किया, रीडेवलपमेंट तो सोसाइटी कर रही है, अगर आपने कुछ खर्च किया होता तो वो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जुड़ जाता, पर क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सोसाइटी अपने आप इसको रीडेवलप करा रही है, तो इसलिए आपकी जेब से नहीं गया है, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। सिर्फ 1/4/2001 की डेट को आपको वैल्यूएशन लेके वहां से करना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल था महादेवन साहब, किचन में आपने मॉड्यूलर कुछ बनवाई होगी जरूर। जी हाँ, जो फर्निशिंग होती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जुड़ती है। सिर्फ आप अगर फ्लैट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, मान लीजिए कहीं कमरा डलवाते हैं, कहीं मेजर रिपेयर कराते हैं, वो मकान के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा बनता है। ये पर्दे वर्दे लगवाना, सुंदर मॉड्यूलर लगवाना, पंखे टंगवाना, लाइट टंगवाना, महादेवन साहब अफसोस है कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जुड़ता है। चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से पुनीत मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पुनीत साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि जी मेरा एक पीपीएफ अकाउंट है, अच्छा। जिसमें मैं एनुअली 1.5 लाख रुपए जमा कराता हूँ और एटीसी का बेनिफिट भी लेता हूँ। अब मेरा इच्छा ये है कि मेरी एक बेटी है जो माइनर है, तो अपनी गार्जियनशिप में उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता हूँ, और मेरा एक एचयूएफ भी है, और मैं एचयूएफ अकाउंट से उस माइनर के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए एनुअली जमा करा सकता हूँ पीपीएफ में, और नहीं, ये मुझे पूछना है। ठीक है जी हाँ पुनीत जी, देखिए पहली बात तो आप अपनी बिटिया का अपनी गार्डियनशिप में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, पहला तो ये बात हो गया। दूसरा आपने कहा आपकी एचयूएफ भी है। अब एचयूएफ में क्योंकि आप बिटिया को पैसा दे रहे हैं और एचयूएफ में दे रहे हैं, तो आपको पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एचयूएफ पीपीएफ का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकता। मतलब एचयूएफ में आप पीपीएफ का बेनिफिट सीधा नहीं क्लेम कर सकते। आपने कहा कि वो, क्योंकि नियम ये होता है कि अपने मेंबर के नाम अगर एचयूएफ करता है तो वो मेंबर क्लेम कर सकता है, पर यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि आप अपनी बिटिया को कर रहे हैं जो कि माइनर है, जहां की क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। यही जब आप एचयूएफ को देते हैं वहां भी क्लबिंग प्रोविजन अटैच होता है। तो लॉ का जो इंटेंट है क्लबिंग लाने का यही है कि अवॉइडेंस ऑफ टैक्स ना हो। तो क्योंकि इसमें अवॉइडेंस ऑफ टैक्स होगा, मेरी ओपिनियन में इसमें आपको पीपीएफ का बेनिफिट बिटिया के उसमें नहीं मिलेगा एचयूएफ को, क्योंकि सीधा सीधा उसका रीजन ये है कि क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, तो इंटेंट ऑफ लॉ वायलेट होती है, और इंटेंट ऑफ लॉ वायलेट होती है तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। कोहली साहब, वैसे तो अक्सर आप हमेशा कोशिश करते हैं कि दर्शकों को खुशखबरी ही दी जाए और अच्छी अच्छी बातें की जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा उनको डरा भी दिया जाए। दरअसल हुआ यह है कि इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया उसमें एक खास प्रावधान कर दिया। प्रावधान यह किया कि अगर आपको किसी कंपनी की तरफ से कोई भारी भरकम गिफ्ट मिल जाता है या फिर कहीं विदेश घूमने का मौका मिल जाता है, जंकेट मिल जाता है, तो उस पर जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो आपके टैक्स का हिस्सा बनेगा और आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने सेक्शन एक जोड़ा है 194R। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो नया सेक्शन है ये कितनी चिंता करने वाली बात है वैसे लोगों के लिए जो काफी जंकेट का मजा लेते हैं? लक्ष्मण, चिंता की इतनी बात नहीं है, क्योंकि पहले ही जो चीज इंसेंटिव की तरह मुफ्त आ रही थी, गिफ्ट की तरह आ रही थी, उसमें थोड़ी कटौती होगी। जी हाँ, 194R ये कहता है कि अगर आपको कोई कंपनी बिजनेस प्रमोशन के तौर पे कुछ भी गिफ्ट देती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे ज्यादा जो कॉमन गिफ्ट है वो विदेश के ट्रिप्स दिए जाते हैं कि आप इतनी टर्नओवर अचीव कर लीजिए तो आपको हम विदेश का एक टिकट, होटल का, घूमने फिरने का सब दे देंगे। अब उस पर 10%, उसकी वैल्यू पर 10% टीडीएस कटेगा। ये उन्हीं पर लागू होगा जिन कंपनीज पे, तो सब पे लागू होगा। अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल ये बिजनेस प्रमोशन करता है, इंडिविजुअल मेरे कहने का मतलब है बिजनेस चला रहा है, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर उसकी टर्नओवर है, या कोई प्रोफेशनल भी है और वो 50 लाख से ऊपर उसकी टर्नओवर है, वहां अप्लाई होगा। 20,000 से ऊपर लक्ष्मण उस गिफ्ट की वैल्यू होनी चाहिए, उससे नीचे पे लागू नहीं होगा। जी हाँ, अब जो फ्री की चीजें मिल जाती हैं, इंसेंटिव मिल जाती हैं, उस पर देने वाली कंपनी 10% उसको अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा, पर अपनी जेब से नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है मान लीजिए 1 लाख का गिफ्ट देना होगा
तो कहेंगे भैया हम 90,000 का देंगे क्योंकि 10% तो हमको अब टीडीएस देना पड़ेगा, कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इसमें कोहली साहब एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि पहले भी ये प्रावधान कहीं ना कहीं था कि अगर आपको इस तरह कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस पर नया क्या हुआ है? और पहले लक्ष्मण था कि अगर आप गिफ्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन काइंड देते थे, मान लीजिए मैंने आपको कोई एक सोने का हार दे दिया, ठीक है, अब उस सोने के हार पे लोग समझते हैं कि गिफ्ट तो गिफ्ट टैक्स लेने वाले पर कैश पे लगेगा अगर रिश्तेदार नहीं है तो, पर यहां बिजनेस प्रमोशन के तौर पे कंपनीज जो अपने एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, स्टॉकिस्ट को जो अलग अलग किस्म के इंसेंटिव देती हैं, ये खास उसको ध्यान में रखते हुए 194R लक्ष्मण बनाया गया है। हालांकि बता दें कि आप ऐसे गिफ्ट को या फिर ऐसे जनकट पर जाते हो तो इस तरह की आमदनी को या फिर जो भी फायदा आपको मिला छुपाइएगा नहीं, क्योंकि सरकार ने टीडीएस का ही प्रावधान रखा है। तो आप नहीं बताइएगा, आपकी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर आप बता देगा कि हमने इतना खर्च किया जी और इन पे खर्च किया है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, कानून का पालन करिए और टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, टैक्स गुरु में हम आपको बताते ही रहते हैं। चलिए वापस शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अहमदाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील कुमार जी। सुनील जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपके? सर मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर आप डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं दूसरा फिर उससे बाद में ठीक है, आपको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, पूछिए पहला सवाल पहले। हाँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि सपोज किसी की इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी वगैरह से मिला के अप्रोक्सीमेटली से 48 लाख है, और उसके साथ साथ उसने उस साल में से 3 या 4 लाख का मतलब उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है एंड 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, तो क्या उसकी सैलरी 50 लाख से ऊपर अज्यूम की जाएगी फॉर द 50 लाख के ऊपर का सरचार्ज पर्पस के लिए, या दोनों अलग अलग चीजें हैं? जी हाँ सुनील जी, जो सरचार्ज के लिए जो शब्द यूज हुआ है, क्योंकि आपने बहुत प्रिसाइसली पूछा है तो मैं बिल्कुल प्रिसाइसली जवाब दूंगा। वहां पर शब्द है टोटल इनकम। तो सुनील जी टोटल इनकम में सैलरी भी आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आता है। तो आपने बिल्कुल, मैं कहूंगा, नब्ज पकड़ ली है, बिल्कुल वो 50 लाख से ऊपर काउंट होगा और उसमें 10% सरचार्ज लगेगा। यही नहीं सुनील जी, एक इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल AL होता है, एसेट लायबिलिटी। उस व्यक्ति को क्योंकि 50 लाख से ऊपर हो जाएगी तो आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज भी उस शेड्यूल में भरकर फाइल करनी पड़ेंगी, जो कि अमूमन 50 लाख से नीचे वाले को नहीं करनी पड़ती है। सुनील जी एक और सवाल आप पूछना चाह रहे थे, बता दें। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कोहली जी से कि जैसे कहते हैं ना 2 इनकम मानी जाती हैं, जो म्यूचुअल फंड में तो नहीं, शेयर्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जैसे होती हैं, तो उसमें किस केस में उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा और किस केस में उसको नॉर्मल ट्रेडिंग माना जाएगा? क्योंकि जो भी हम मतलब मैं उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं मतलब करता और ना ही मैं डे टू डे ट्रेडिंग करता हूँ, ओनली डिलीवरी करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। तो इसको बिजनेस इनकम माना जाएगा या दूसरी नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इनकम माना जाएगा? जी हाँ सुनील जी, देखिए इसमें 2 बातों पे क्राइटेरिया होता है। एक तो आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन उसमें बिजनेस करने की है या निवेश करने की है, पहला तो ये है। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि टैक्स कुछ रूलिंग्स हैं इस पे, कुछ केसेस डिसाइड हुए जिससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि एक दफे मौका दिया जाता है किसी भी टैक्स पेयर को आपको डिक्लेयर करने का कि आप इसको, आप पे छोड़ा जाता है कि आप इसको बिजनेस मानते हैं या आप इसको निवेश मानते हैं। अगर आप इसको एक बार ऑप्ट कर लेते हैं फिर आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप अगर बिजनेस दिखाना चाहते हैं आप जरूर दिखाइए, आप बाकायदा प्रॉफिट लॉस बनाइए, पर एक दफे आपने डिक्लेयर कर दिया, अगले साल आप कहें नहीं नहीं मैं तो निवेशक हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, इस चीज की परमिशन नहीं दी जाती। और उसमें एक दफे आपने स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर कर दिया फिर वो बिजनेस ही चलता रहेगा। सुनील जी मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अगले कॉलर हमारे पास हैं पुणे से GD उपाध्याय साहब। उपाध्याय साहब नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर। लक्ष्मण जी और शरद कोहली जी, आप दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं गजेंद्र देव उपाध्याय पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं एक सुपर सीनियर सिटीजन हूँ और पिछले करीब 22-23 वर्षों से मैं आपका ये टैक्स ग्रुप प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और देखने योग्य प्रोग्राम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आज सवाल है आपसे कि मैंने और मेरी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज
और बूस्टर डोज भी कैश पेमेंट करके लगवाई है, जिसके हमें कैश पेमेंट रिसीव भी इशू हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पैसा हम सेक्शन 80D के तहत दिखाकर रिबेट क्लेम कर सकते हैं? हमारी कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। ठीक। जी उपाध्याय साहब, शुक्रिया पहले तो, इतने लंबे समय से आप दर्शक बने हुए हैं। देखिए, जो 50,000 रुपए मिलता है सीनियर सिटीजन को 80D के अंतर्गत, अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो, उसका प्रोविजन ये कहता है कि 5,000 रुपए आप प्रिएम्प्टिव चेकअप के लिए कैश खर्च कर सकते हैं। अब बदकिस्मती से उपाध्याय साहब, जो वैक्सीनेशन और जो बूस्टर डोज आपने जिस पर खर्च किया है वो प्रिएम्प्टिव चेकअप पे नहीं आता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा, आइंदा जब आप किया करें तो आप कैश से खर्च ना किया करें, क्योंकि आपने कैश खर्च किया है तो ये 50,000 रुपए के अंतर्गत जो 80D का बेनिफिट मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। प्रिएम्प्टिव चेकअप के लिए, मतलब आपको चेकअप टेस्ट वगैरह कराते, जाके लैब से एक्सरे कराते, अल्ट्रासाउंड कराते, तो वो आपको 5,000 तक मिल सकता था, पर वैक्सीनेशन की कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है उपाध्याय साहब।